हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने सेक्सुअल जो बैक्टीरिया में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसका इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में देखा था और उसके बारे में पढ़ा था। ओके, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है बैक्टीरिया, उसमें बेसिकली हमने ये देखा कि बैक्टीरिया में कई बार सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहने का मतलब कि वेरिएशन आना। हम ई कोलाई पे बहुत सारी टेस्टिंग करते हैं और उसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं ई कोलाई को मेल और फीमेल में। किस आधार पे? एक फर्टिलिटी फैक्टर के आधार पे, जिसको हम F पॉजिटिव या F+ से डिनोट करते हैं। जिस बैक्टीरिया में फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होगा वो मेल होगा और जिसमें एब्सेंट होगा वो फीमेल। ओके, सो फर्टिलिटी फैक्टर का क्या काम होता है यहाँ पे? फर्टिलिटी फैक्टर जो है वो यहाँ पे एक डोनर की तरह काम करता है। फर्टिलिटी फैक्टर जिस बैक्टीरिया में होता है वो बैक्टीरिया डोनर की तरह काम करता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल डोनेट करता है, इन्वायरमेंट में छोड़ देता है, और जो दूसरा बैक्टीरिया है रेसिपिएंट, वो जो है उसको अपटेक करता है, इनटेक करता है और उससे डिवीज़न करता है। ओके, सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का आपके बैक्टीरिया के केस में। ओके, तो हम इसको अब थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं कि हमने देखा कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है बैक्टीरिया में वो बेसिकली 3 पार्ट्स में हमने देखा था कि 3 प्रोसेसेस थे। एक ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा ट्रांसडक्शन और तीसरा कॉन्जुगेशन। तो इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में कि ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ये फंक्शन करता है और कैसे इसके थ्रू बैक्टीरिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक प्रोसेस है जीन ट्रांसफ़र का। जीन ट्रांसफ़र करने का ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ जीन ट्रांसफ़र, प्रोसेस ऑफ जीन ट्रांसफ़र। जीन ट्रांसफ़र करने का एक प्रोसेस है ये ट्रांसफॉर्मेशन। उसके आगे आप देखो, अब ये जो जीन ट्रांसफ़र होता है इससे क्या होता है? इसके कारण कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को अपटेक करते हैं। ड्यू टू दिस some bacteria, not all bacteria, some bacteria uptake, some bacteria take up foreign genetic material, foreign genetic मटेरियल। अब ये कैसा प्रोसेस है? ये जीन ट्रांसफ़र का एक प्रोसेस है जिसके कारण कुछ बैक्टीरिया जो है वो फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर ले सकते हैं या इनटेक कर सकते हैं। ओके, उसके आगे अपन देखते हैं, ड्यू टू दिस सम बैक्टीरिया टेक अप फॉरेन जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से ही लेंगे क्योंकि जो दूसरा बैक्टीरिया है, जो F पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा, वो तो इन्वायरमेंट में अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ देगा। सो वहीं से उसको अपटेक करना पड़ेगा। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि फॉरेन डीएनए को इन्वायरमेंट से ये टेकअप कर लेते हैं। ओके, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है यह सबसे पहले 1928 में एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ, उनके द्वारा ये आइडेंटिफाई किया गया। वो जब रिसर्च कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे जब वो रिसर्च कर रहे थे, उस पर स्टडी कर रहे थे, तो उस समय 1928 में ग्रिफिथ के द्वारा इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सबसे पहले जानकारी दी गई कि जो अदर जेनेटिक मटेरियल है वो एक दूसरा बैक्टीरिया अपटेक कर सकता है और उसको फिर डिवाइड कर सकता है। ओके, सो दिस इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, फर्स्ट रिपोर्टेड इन किस बैक्टीरिया में? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया में, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। 1928
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में ये सबसे पहले नोटिस किया गया किसके द्वारा? बाय ग्रिफिथ इन 1928। ग्रिफिथ के द्वारा कब? 1928 में। अब इसके आगे हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनी लिविंग बॉडी और एनी डोनर। दिस प्रोसेस एज मीन एक डोनर है जो कि एनवायरनमेंट में छोड़ दिया, बट इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कब हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जब बैक्टीरियल जो जेनेटिक मटेरियल है, फर्टिलिटी फैक्टर F पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो एनवायरनमेंट में है और जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है वो भी है। वो जो एनवायरनमेंट में जेनेटिक मटेरियल है वो तो विदाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कोई भी डोनर के बिना है ना, वो तो नॉर्मल नेकेड डीएनए है। तो वो जो नेकेड डीएनए है उसके पास उसका कोई क्या कहते हैं, उसके पास कोई डोनर उस समय नहीं मौजूद है। उसके पास जो उस डीएनए जो उस जिसका वो डीएनए है वो नहीं मौजूद है, वो नेकेड डीएनए। तो नेकेड डीएनए जो है, मतलब इस प्रोसेस को होने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन को होने के लिए किसी भी लिविंग डोनर का होना ज़रूरी नहीं है। ओके, जब ये प्रोसेस हो रहा होगा उस समय किसी लिविंग डोनर का होना ज़रूरी नहीं, यहाँ एक्सेप्टर का होना ज़रूरी है, जो एक्सेप्ट करेगा, जो कि अपटेक करेगा। ओके, प्रोसेस does not require any living donor. Process does not require any living donor. But यहाँ पे कोई भी लिविंग डोनर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? They only require the presence of persistent DNA in the environment, but only require the presence of persistent DNA in environment। परसिस्टेंट डीएनए इन एनवायरनमेंट मतलब वैसा डीएनए जो लॉन्ग लिविंग हो या फिर काफ़ी लंबे समय तक एनवायरनमेंट में ऐसे ही नेकेड, ऐसे ही विदाउट एनी लिविंग बॉडी वो वहाँ पे सरवाइव कर सके। तो वैसा परसिस्टेंट डीएनए जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। ओके, उसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं हम इनके बारे में कि एक डोनर की तो ज़रूरत नहीं है, मतलब कि एक लिविंग बॉडी की ज़रूरत नहीं है पर्टिकुलरली जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा, पर जो एक्सेप्ट करेगा वो तो वहाँ पे रहेगा। और डीएनए की ज़रूरत है, एक परसिस्टेंट डीएनए जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशन को अच्छे से झेल पाए, सहन कर पाए और वहाँ पे सर्वाइव कर जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसके आगे का ट्रांसफॉर्मेशन में। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं किसी भी बैक्टीरिया के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है किसी बैक्टीरिया के लिए, वो बस यही है कि उसकी एबिलिटी क्या है किसी फॉरेन डीएनए को अपटेक करने की। मतलब अगर एक बैक्टीरिया एबल होगा फॉरेन डीएनए को अपटेक करने का तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएगा, अगर वो अपटेक नहीं कर पाएगा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। सीधी सी बात, सिंपल सी, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर बैक्टीरिया टू अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन इज द एबिलिटी टू अपटेक द फॉरेन जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द सेल। ओके, व्हाट इज द मेन पॉइंट और मेन फैक्टर फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? So the main factor for the process of transformation is the ability of that bacteria to uptake the foreign genetic material inside the cell. Okay, पता चल गया आपको?
अब जो बैक्टीरिया सेल फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को अंदर ले सकता है, जो बैक्टीरिया फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को अपटेक कर सकता है, उस टाइप के बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंट सेल। उस टाइप के बैक्टीरिया को हम बोलेंगे कॉम्पिटेंट सेल। कॉम्पिटेंट सेल, those bacteria which can take up foreign genetic material। वैसा बैक्टीरिया जो कि फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को टेकअप कर सके, उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट सेल। ओके, तो सबसे मेन फैक्टर है किसी भी बैक्टीरिया के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कराने का कि वो बैक्टीरिया केपेबल होना चाहिए, एबल होना चाहिए फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को अंदर लेने में या फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को टेकअप करने में। ओके, उसके आगे हम देखते हैं, एक बार जो ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर है, ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर मतलब फॉरेन डीएनए, जो फॉरेन डीएनए है, एक बार वो ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वही एक फैक्टर है जिसके कारण ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो जब ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर डीएनए साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाएगा, किसके? कॉम्पिटेंट सेल के जो रेसिपिएंट है उसके साइटोप्लाज्म में जब फॉरेन जेनेटिक मटेरियल एंटर कर पाएगा, तो दो तरह की बातें हो सकती हैं, दो केसेस हो सकते हैं। अब इसको ध्यान से समझो। दो केसेस क्या हो सकते हैं कि सबसे पहला केस तो ये हो सकता है कि जो अंदर न्यूक्लियेजेस एंजाइम है वो उस पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल को, न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो न्यूक्लियेजेस प्रेजेंट हैं पहले से इस कॉम्पिटेंट सेल में, इस रेसिपिएंट सेल में, वो उस फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को नहीं पहचानेंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और दूसरा केस क्या है कि दूसरा केस ये होगा कि अंदर जाने के बाद अगर बैक्टीरियल सेल ने आइडेंटिफाई कर लिया उस पर्टिकुलर डीएनए को, उस पर्टिकुलर डीएनए को आइडेंटिफाई, अब न्यूक्लियेजेस जो है वो कब अटैक करेंगे? न्यूक्लियेजेस तब अटैक करेंगे जब उनको लगेगा कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरियल सेल से डिफरेंट है या बैक्टीरियल डीएनए से डिफरेंट है। अगर बैक्टीरियल सेल से या बैक्टीरियल डीएनए से डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल होगा, फॉरेन जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल डीएनए से डिफरेंट होगा, तो न्यूक्लियेजेस डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अगर फॉरेन जेनेटिक मटेरियल जो है वो बैक्टीरियल डीएनए से डिफरेंट नहीं होगा, सिमिलर होगा, तो क्या करेंगे? उसको अपने क्रोमोसोम में मिला के रख सकते हैं, अपने क्रोमोसोम में उसको मिला के रखेंगे। या एक अदर ऑप्शन होता है कि वो जो डीएनए है वो प्लाज्मिड के रूप में उस बैक्टीरियल सेल में सरवाइव करेगा। ओके, सो यहाँ तक समझ में आया। कॉम्पिटेंट सेल किसको बोलते हैं? वो बैक्टीरियल सेल जो कि फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को अपटेक कर सकता है। अब इसके बाद अपटेक कर सकता है, तो अपटेक अगर हो जाएगा, एक बार फॉरेन जेनेटिक मटेरियल जो रेसिपिएंट सेल है उसके अंदर आ गया। अब रेसिपिएंट ये सब छोड़ो, नॉर्मल टर्म में हम बोलते हैं कि एक बार फॉरेन जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल में आ गया, होस्ट सेल समझ जाएगा। तो होस्ट सेल में एक बार आ गया तो दो तरह के केसेस हो सकते हैं। अगर वो फॉरेन जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के डीएनए से मैच करता है तो अब तो होस्ट सेल उसका स्वागत करेगा कि हाँ भाई आओ बैठो हमारे घर में रह जाओ। पर अगर वो फॉरेन जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के डीएनए से मैच नहीं करेगा तो न्यूक्लियेजेस एंजाइम एक्ट करेंगे और उस फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, समझ में आया? अब जब क्या कहते हैं, आने के बाद दो तरह की चीज़ें होती है कि अंदर आने के बाद अगर डीएनए ने या सेल ने पहचान लिया कि हाँ ये अपने जैसा ही है, तो भी दो केसेस होंगे। पहचानने के बाद भी दो केसेस होंगे। कैसे, किस फॉर्म में वो उस सेल के अंदर रहेगा, उस सेल के अंदर वो किस तरह से रहेगा। क्या वो उस सेल के जेनेटिक मटेरियल से क्या कहते हैं मिल के रहेगा, उस सेल के जेनेटिक मटेरियल से बाइंड होके रहेगा, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के रूप में, प्लाज्मिड के रूप में प्रेजेंट रहेगा। ये आगे के प्रोसेस की बात है। ये बैक्टीरियल सेल में अंदर फर्दर प्रोसेस होता है जिससे ये डिसाइड होता है कि वो जो पर्टिकुलर फॉरेन जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए के साथ मिल के रहेगा, जो बैक्टीरियल डीएनए है उसके साथ मिल के रहेगा, या प्लाज्मिड के रूप में, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के रूप में बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट रहेगा। ओके,
ये चीज़ समझ में आई अच्छे से कि ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस कैसे होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, कॉम्पिटेंट सेल क्या होता है, इन्वायरमेंट से कैसे अपटेक किया जाता है। वैसे इन्वायरमेंट से जो अपटेक किया जाता है इस जेनेटिक मटेरियल को, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही किया जाता है। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर आता है। बैक्टीरियल सेल के अंदर आने के बाद आपको पता ही है क्या होता है, या तो प्लाज्मिड के फॉर्म में रहेगा या फिर उसके जेनेटिक मटेरियल से मिल के रहेगा। और अगर डिफरेंट टाइप का जेनेटिक मटेरियल हुआ तो फिर न्यूक्लियेसेस जो एंजाइम होंगे वो उसको रहने ही नहीं देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे पूरी तरह से। ओके, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब अगर डायग्राम के रूप में इसको समझें तो आपको अगर आप देखो अच्छे से यहाँ पे, तो एक बैक्टीरियल सेल है। ओके, एक बैक्टीरियल सेल है और उसके बाहर जो है वो आपको दिख रहा होगा जो फॉरेन जेनेटिक मटेरियल है। बैक्टीरियल सेल है, फॉरेन जेनेटिक मटेरियल है। अब फॉरेन जेनेटिक मटेरियल जो है, अब इसमें पूरे स्टेप्स नहीं है बट स्टिल फॉरेन जेनेटिक मटेरियल जो है वो जब अंदर आ जाएगा, फॉरेन जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया सेल के, तो अंदर आने के बाद फिर क्या होगा, पहले तो फॉरेन जेनेटिक मटेरियल बाहर था, अब जब अंदर आ गया तो अंदर आने के बाद इसमें एक स्टेप स्किप किया हुआ है। बट अंदर आने के बाद एक तो ये हो सकता है कि वो क्या होगा, डिफरेंट टाइप का जेनेटिक मटेरियल होगा तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तो ये प्रोसेस यहीं पे ख़त्म, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। अपटेक किया गया बट उस सेल का उस पूरा जेनेटिक मटेरियल का कोई अटैचमेंट नहीं हुआ, तो वहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं होगा आगे। बट अगर वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो मैच कर जाता है उस पर्टिकुलर रेसिपिएंट सेल के डीएनए से, तो दो टाइप की बातें हो सकती है। एक कि वो डीएनए के साथ मिलके, उसके डीएनए के साथ मिलके रहेगा बाइंड करके, और दूसरा केस क्या होगा कि वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड के रूप में रहेगा। ओके, तो ये समझ में आ गया किस स्टेप में होता है। बाहर से पहले सेल अंदर आया, अंदर आने के बाद अगर डीएनए के साथ मैच कर गया तो या तो क्रोमोसोम के साथ मिलके रहेगा, नहीं तो प्लाज्मिड के रूप में रहेगा, और अगर मैच नहीं कर पाया तो वैसे ही न्यूक्लियस एंजाइम इन पे एक्ट करेंगे और इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका ट्रांसफॉर्मेशन का। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।